मित्रों, जोहार, आदाब, आप सबको नमस्कार। आज झारखंड के तमाम लोगों को मैं बीते होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ ही साथ मधुपुर के मेरे प्यारे मतदाताओं, 17 अप्रैल को मतदान करने से पहले आप वर्तमान सरकार की काले कारनामों को जान लें। आपको मैं बताते चलूं कि बीते 15 महीनों में हम झारखंड के लोगों ने क्या खोया, क्या पाया, सारा चीज आपके सामने मैं रूबरू करा दे रहा हूं। मैं शुरुआत कुछ ऐसे मुख्य बिंदुओं से करूंगा जिसे देखने के बाद आपका आत्मा जाग उठेगी। आप खुद में यह प्रण लेंगे कि हमें एक मतदान को बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि यह मतदान जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये वाकई में ये बूंद बूंद से किसी का भविष्य को तय कर देता है। लेकिन जिसको हम रहनुमा बना के वहां पे भेजते हैं, बैठाते हैं, वो आने वाले समय में हमारे साथ गद्दारी का काम करता है। और इसीलिए इस बार जिसे आप अपना रहनुमा मानेंगे, आप उनके बारे में अच्छे से जान लीजिए, क्या वाकई वो आपके हित के बारे में सोचेगा। तो आइए मैं कुछ बिंदुओं पे चर्चा करना चाहता हूं जिससे आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि आखिर हम किसे वोट दें और किसे वोट ना दें। आइए मैं थोड़ा सा कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में बताता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पे जेपीएससी के बारे में। जेपीएससी के बारे में किसको नहीं पता है? सबको पता है कि ये विवादों का एक पिटारा का नाम ही है जेपीएससी। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब प्रतिपक्ष में थे तो उन्होंने क्या कहा था कि मुझे पक्ष में लाइए, मेरी सरकार को बनाइए, जैसे ही मेरी सरकार आएगी छठी जेपीएससी को रद्द करेंगे और फ्रेश नया बहुत ही बेहतरीन तरीके से जेपीएससी को फिर से ऑर्गेनाइज करेंगे और लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि 7वीं जेपीएससी, 8वीं जेपीएससी, संयुक्त जेपीएससी आई, लेकिन उसमें आरक्षण शब्द का जो नाम है उसे खत्म कर दिया गया। मेरे भाइयों, आपको यह समझना होगा कि साजिश के तहत इतना बड़ा रूप अपनाया गया है। दूसरा बात करते हैं यहाँ पे कि सरकार रोजगार देने की बात करती है। अगर रोजगार देने की बात करती दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने क्या कहा था कि मैं एक वर्ष में 5 लाख नौकरियां दूंगा। 5 लाख दोस्तों, क्या 5 लाख मिला? नहीं मिला। रोजगार के नाम पे हमें ठगा गया है। केवल और केवल 252 सीट दिया गया है जेपीएससी के द्वारा हम सारे झारखंड के अभ्यर्थियों को। तो ये कहीं ना कहीं ठगने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, पूर्व का नियोजन नीति जो लगाया गया था, जो लाया गया था, उसे रद्द कर दिया गया है और जिससे लगभग राज्य भर के 30 से 40 हजार युवा प्रभावित हुए हैं। और यह सिर्फ और सिर्फ एक काले कारनामे और एक तुगलकी फरमान की वजह से ऐसा हुआ है। सरकार ने क्या कहा था कि ये 2021 का फरवरी जो माह होगा ना, वह नियुक्तियों का वर्ष होगा, नियुक्ति की बारिश होगी। कितनी सरकार अपनी तारीफें लुटाते हुए इस बात को बोल रही थी। क्या वर्तमान सरकार ने ऐसा कुछ किया? बिल्कुल नहीं मेरे मित्रों। इस तरह का चीज आपको देखने को वहां पे नहीं मिला। अब आगे मैं बताते चलूं आपको, जिसको सुनने के बाद ना आपको पूरी तरह से लगेगा कि ये सरकार केवल जुमलेबाजी है और अभ्यर्थियों के साथ तो सरकार धोखेबाजी ही करती है। मैं बात करना चाहता हूं पंचायत सचिव के बारे में, जिसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शपथ लेने के बाद कहा था कि 9 जनवरी 2020 को आपकी नियुक्ति हम कराएंगे। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के परम आदेश के बाद भी मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझे सोचने का समय दीजिए, आपका मामला मेरे संज्ञान में है। प्रभु, आपका संज्ञान कब टूटेगा आखिर? आइए मैं बात करना चाहता हूं यहां पे टीजीटी अभ्यर्थियों के बारे में। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही व्यवहार किया गया है। 17,500 हजार के आसपास वहां पे अभ्यर्थी हैं जो आज इससे पूरी तरह से प्रभावित हैं। उनका भी नियुक्तियों का वर्ष रहा होगा इस साल, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? आगे बात करते हैं उत्पाद सिपाही के बारे में। उत्पाद सिपाही के अभ्यर्थी भी बहुत ही उज्जवल भविष्य का कामना लिए बैठे थे कि हम एग्जाम दिए हैं, बहुत मेहनत किए हैं, हमें जरूर कोई ना कोई सफल परिणाम मिलेगा, लेकिन हमें कोई सफल परिणाम देखने को नहीं मिला। विशेष शाखा का बात करते हैं तो वे अभ्यर्थी भी थे, लेकिन उन्हें भी कोई परिणाम नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात करते हैं यहाँ पे सीजीएल के बारे में। सीजीएल, मैंने जितना वैकेंसी का अब तक से नाम लिया मेरे दोस्तों, ये सीजीएल हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया, विशेष शाखा का हो गया, ये सारे विज्ञापन जो थे ना
झारखंड के लिए 100% यानी 100% आरक्षित घोषित किया गया था, लेकिन इसके बाद भी नहीं किया गया। तो हम लोगों ने स्थानीय सरकार लाया, बदले में हमें क्या मिला आप सबको पता है। तो दोस्तों, एक बटन को दबाने से पहले आप जरूर याद रखिएगा कि एक मतदान करके हम लोगों ने कितना बड़ा पाप किया झारखंड में। आप भी उस पाप को ना दोहराएं। आपने एक बार दोहराया है, आपको दोबारा फिर से मौका मिल रहा है कि आप उस पाप को सुधारेंगे। अब बात करना चाहते हैं मधुपुर के निवासियों से। मैं बताना चाहता हूं कि इंटर स्तरीय क्लर्क यानी एएनएम की बहाली भी हुई थी, उसका भी नियुक्तियों का वर्ष घोषित किया गया था, लेकिन नियुक्ति नहीं दिया गया। परिणाम क्या हुआ कि जितना भी यहाँ पे मैंने अभी तक से वैकेंसी का नाम लिया है, ये सब नियोजन नीति के वापस लेने के कारण हुआ है। अगर नियोजन नीति को वापस लेना ही था तो इन सब का नियुक्ति करवा के लेते। इसमें सरकार का क्या नुकसान होता? कुछ नहीं। लेकिन ये कहीं ना कहीं कोई बड़ी रणनीति के तहत सरकार हम अभ्यर्थियों के भविष्य को कुचलने का प्रयास कर रही है। अब आगे मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी अनुबंध कर्मी हैं, जैसे कि सीआरपी हो गए, बीआरपी हो गए, बीपीओ हो गए, इन लोगों ने क्या कसूर किया था महाराज आपसे? आपने वादा किया था कि मैं आऊंगा और 3 महीने के अंदर आप लोग को अस्थायी कर दूंगा, लेकिन 3 महीना बीत गया, क्या आपने अस्थायी किया इन लोग को? नहीं किया। तो अब जब मैंने सबका नाम लिया तो पारा शिक्षक कहां जाएंगे? 2003 से उनको सांत्वना और आश्वासन देकर रखा जा रहा है कि आपको अस्थायी करेंगे, लेकिन ये अस्थायी हो ही नहीं रहा है। अगर यहाँ पे बात करेंगे मनरेगा कर्मी का, तो उन्हें भी इसी तरह से रखा गया है। आंगनबाड़ी सहिया लोग का, उनके साथ भी यहाँ पे तुरंत नियुक्ति का बात किया गया था, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई नियुक्ति किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं मेरे मित्रों। तो आखिर उनका गुस्सा किस पे निकलेगा? मधुपुर के निवासियों, आप जरूर इस चीज को गौर से सुनिएगा कि हम लोगों ने जो गलती एक बार दोहराया है, आप दोबारा उस गलती को ना दोहराएं। साफ सुथरा और स्वच्छ नेता को चुनिए जो आपके भविष्य को बनाने में अपना खून पसीना एक कर दे, ना कि अबुआ देश का बबुआ राज करने के लिए वो आगे। इसके बाद वनरक्षी है, जेब वाले है, ये जितने भी पुलिस वाले कैटेगरी हैं, इनके साथ भी तुरंत नियुक्ति की बात करी गई थी, लेकिन इनको नहीं दिया जा रहा है। और परिणाम क्या हुआ कि इनके रिजल्ट को लेकर के अभी तक से कोई काम नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात की जब बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब अपना कैंपेन कर रहे थे, बड़ा लंबा लिफाफा लेके घूम रहे थे कि मैं अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा हूं कि बेरोजगारी भत्ता दूंगा। कितना बेरोजगारी भत्ता? तो 5000 से 7000 दोस्तों, ठीक है। लेकिन क्या किया गया? 5000 से 7000 का तो वादा किया गया, वो था कितना? 1 महीने का। लेकिन अब कितना दिया जा रहा है? अब बोल रहे हैं कि महाशय कि 1 साल में देंगे, मतलब कि 1 दिन का 14 टका। बताइए, ये कोई मजाक नहीं है? मजाक तो लग ही रहा है ना। अब बात करता हूं यहाँ पे कि झारखंड के जितने भी आंदोलनकारी थे भाई, उनको यहाँ पे 2004 के बाद कर्मी बनाने का बात किया गया था, उनको यहाँ पे पेंशन देने का बात किया गया था, लेकिन क्या उनको दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा। अब यहाँ बात करेंगे कि कुछ चूल्हा पीछे खर्च देने का बात किया गया था महिलाओं को कि 2000 रुपया प्रत्येक महिलाओं को चूल्हा पीछे खर्च दिया जाएगा। क्या वो खर्च दिया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। तो मधुपुर के मेरे प्यारे माताओं और बहनों, आप इस बात को याद रखिएगा कि आपके साथ एक बार छल कपट किया गया है, दोबारा आप धोखा खाने के लिए वहां मत बैठिए। बटन को दबाने से पहले आप एक बार जरूर सोचिएगा कि आपके साथ वास्तविकता में हुआ क्या है। अब गरीब परिवार को यहाँ पे सालाना कहा गया था ना कि मैं 72,000 रुपए को क्या दिया गया? नहीं दिया गया। तो फिर झूठे वाले किस लिए यार? सरकार ने इस तरह का बात कहा और ये वादा वृद्धा पेंशन का बात किया गया, लेकिन नहीं दिया गया। कुल मिला के बात करें कि पिछले 15 महीने में हम लोगों ने क्या खोया, क्या पाया, सारी चीजों के बारे में मैंने आपके सामने स्पष्ट रख दिया। मित्रों, अब आपकी विवेक और समझदारी पे निर्भर करता है कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे विशेष और सबसे बड़ा मुद्दा जिसे हम कहते हैं आरक्षण, किसी भी प्रदेश के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है कि जिस प्रदेश की आबादी आरक्षण के लायक हो, जैसे कि कह सकते हैं मतलब कि हर एक कैटेगरी को कैटेगरी वाइज करके आरक्षण दिया गया है, लेकिन जब स्टूडेंट की बारी आएगी आरक्षण का, तो भाई वो लोग नहीं देंगे आरक्षण। और हम स्टूडेंट भी क्या करेंगे? इतने मस्त मौलाओं के घर में बैठे रहते हैं ना कि नहीं चाहिए आरक्षण। अरे भाई, ये आपको खैरात में नहीं मिल रहा है, ये आपका हक है और इसे आपको लेना चाहिए। तो इसीलिए मैं सारे मधुपुर के निवासियों से बोलना चाहता हूं कि जो आरक्षण था कि एसटी को यहाँ पे 28%, ओबीसी को 27% और एससी को 12% देने का जो वादा किया गया था, आज वो धरातल में नहीं दिख रहा है। तो आखिर आपने अपने बड़े से मैनिफेस्टो में इसको क्यों गिनवाया था? अगर झूठे वादे देना ही था तो भाई अब
हम आपके द्वारा आखिर आपसे फिर झूठा आश्वासन क्यों लेंगे? क्यों ना हम उस व्यक्ति को चुने जो बिल्कुल भी कोई वादा ना कर रहा हो, ताकि हमें उससे कोई एक्सपेक्टेशन और कोई उम्मीद ही ना रहेगा, ताकि आने वाले भविष्य में हमें कोई दुख ही ना हो, तकलीफ ही ना हो। और मैं तमाम बंधुओं को ये बता देना चाहता हूं कि 5 तारीख से 5 अप्रैल से हम सारे अभ्यर्थियों का एक जबरदस्त कैंपेन चलेगा मधुपुर में, और मधुपुर के तमाम जनता को, तमाम मतदाताओं को जाके एक एक घर जा करके एक एक लोगों से मिल के हम सरकार के काले कारनामों को आपके सामने रखेंगे, उजागर करेंगे कि सरकार ने आखिर अभ्यर्थियों को और युवाओं के साथ इस तरह का अन्याय क्यों किया गया है। और इसके लिए अगर जरूरत पड़ेगा तो हम सारे अभ्यर्थी न्याय यात्रा भी निकालेंगे। तो मित्रों याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, 17 अप्रैल को सबको मतदान करना है। मतदाता की जागरूकता इसी में है कि वो घर में अपना सारे काम काज को त्याग करके मतदान करें, लेकिन याद रखें कि आप सही व्यक्ति का चयन करें। आपका प्रतिनिधि ऐसा ना हो कि आपको समस्याओं के घाट पे छोड़ दे और वो भाग जाए। ऐसा प्रतिनिधि चुनिए जो हमेशा आपके साथ रहे, सच्चा विकास करे और हमेशा पूरी तरह से आपके छोटे से लेकर के बड़े समस्याओं में भागीदारी बनेंगे। तो दोस्तों मैं आप सबसे अलविदा चाहता हूं, लेकिन जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि मधुपुर के तमाम वासियों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि आज ही हमारे पास है जब हम किसी के भविष्य को बदल सकते हैं। बहुत सारे नेता, राजनेता और मठाधीशों ने हमारे तकदीर को लिखने का प्रयास किया है और हम सब अभ्यर्थी उनके मोहताज हो चुके हैं। तो हमें मोहताज नहीं होना है, हमें अपने हक को लेना है, छीनना है। और सारे अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप 5 अप्रैल का जो हमारा कैंपेन है, आप हमारा उसमें सहयोग करें और उस कैंपेन में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, ताकि आने वाले समय में हम अपने रोजगार को, ये हमारा रोजगार जो हम लोगों से छीना गया है, ये हमारा कोई खैरात नहीं है, ये हमारा हक है और अपने हक को हम छीन के लेंगे। इसीलिए मैं तमाम दोस्तों से निवेदन करता हूं कि आप हमारा सहयोग करें, खुद का सहयोग करें और इस महत्वपूर्ण लड़ाई में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़।